किसी देश में मिलीजुली सरकार हो और किसी देश में बहुमत की सरकार हो, किसी देश के प्रधानमंत्री को विकास, बेहतरी की नीतियों और योजनाओं की समझ ना हो और किसी देश के प्रधानमंत्री को विकास कैसे होगा इसकी पूरी समझ हो, तो ऐसे देशों की स्थिति कैसी होती है इसको आप सबको जानना चाहिए। और इस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार को रखते हैं सामने और उनके मुकाबले तमाम पड़ोसी देशों की स्थिति को समझते हैं। तस्वीर तभी आपको पूरी और सही दिखेगी। श्रीलंका और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत तमाम विपरीत हालात के बावजूद लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रखते हैं। इमरान खान की मिलीजुली सरकार के साथ ही दल भाग गए उन्हें छोड़कर। उनके अपने सांसद भी विपक्ष के पाले में जाकर बैठ गए। आज वहां राजनीतिक संकट है। सुप्रीम कोर्ट कल इस बात पर सुनवाई करेगा कि इमरान सरकार ने संसद भंग की है, वो संवैधानिक है या नहीं। लेकिन संकट आज का नहीं है, सरकार के आने से ही है। आज की तारीख में पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारियां 50.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गई। एक रिपोर्ट कहती है कि कर्ज और देनदारियों के नाम पर पहली बार 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ऊपर का आंकड़ा दिख रहा है। ये जो 50.5 ट्रिलियन का बोझ है उसमें 20.7 ट्रिलियन यानी कि लगभग 40% कर्ज अकेले इमरान सरकार ने लिया है। पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है उससे ये बहुत ज्यादा है। अगर आप पाकिस्तान की कुल आबादी पर कर्ज को बांटें तो वहां के हर आदमी पर 2,35,000 से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया है, समझ लीजिए। अब भारत को देख लीजिए। कोरोना जैसी महामारी में अपने देश में लोगों को वैक्सीन लगाने और दुनिया की मदद करने के दौरान भारत की तेज रफ्तार सुस्त पड़ी। तब भी देश के ऊपर कुल कर्ज का बोझ 128 लाख है। अगर हर व्यक्ति के लिहाज से इसको समझें तो 98,000 रुपए का कर्ज एक नागरिक पर बनता है, यानी एक भारतीय पर 98,000 का कर्ज है और एक पाकिस्तानी पर 2,35,000 का कर्ज है। समझ गया? किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक पैमाना होता है जीडीपी। भारत की जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले 8.5 गुना ज्यादा है। भारत की जीडीपी 2,620 अरब डॉलर है और यह आंकड़ा 2020 का है, 2020 का है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 314 अरब डॉलर यानी भारत की हैसियत 8.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। लेकिन हर पाकिस्तानी पर कर्ज एक भारतीय के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। ये एक स्थिर और बहुमत की सरकार और हर समय सरकार बचाने की चिंता में लगे दो देशों का अंतर है। आप कोरोना से निकलकर विकास की रफ्तार को देखिए। साल 2021-22 यानी पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल मार्च तक की भारत की विकास दर 9-10% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3 से 4% रहेगी, यानी 3 गुना ज्यादा रफ्तार है भारत की। ठीक से समझिए, जीडीपी भारत की 8.5 गुना ज्यादा और विकास की रफ्तार पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। पाकिस्तान में तेल का बहुत बड़ा संकट है। पेट्रोल के दाम 160 रुपए और डीजल 150 रुपए के पार हो रहा है। अभी जरूरी है कि वहां की सरकार रिफाइनरी पॉलिसी को जल्द मंजूरी दे, लेकिन सरकार तो खुद फंसी हुई है। साल भर पहले ही वो जा रही है ना। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान 6 अरब डॉलर के कार्यक्रम की 7वीं समीक्षा के लिए बातचीत कर रहा है। इस बीच राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। अब आईएमएफ भी इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होता है। अगर सरकार स्थिर और मजबूत होती तो रिफाइनरी पॉलिसी को भी मंजूरी मिल जाती और आईएमएफ के साथ बात भी निपट जाती। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान भुगत रहा है। फर्क समझिए, एक बेहतर सरकार और एक कमजोर सरकार में। अब तक आपने जो देखा उसका सार यह है कि हम आपको 3 पॉइंट्स समझाते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। भारत 2,620 अरब डॉलर, पाकिस्तान 314 अरब डॉलर जीडीपी की बात करें। विकास दर 9 से 10% भारत की, पाकिस्तान की 3 से 4%। ये प्रति व्यक्ति कर्ज अगर बात करें तो भारत पर प्रति व्यक्ति कर्ज है 98,000 रुपए का और पाकिस्तान पर हर आदमी के सर पर कर्ज है 2,35,000 रुपए का। अब दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं, श्रीलंका की। वहां इमरजेंसी है। राजधानी कोलंबो के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हैं।
लोगों के गुस्से से बचने के लिए कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि न खाने को अनाज है, न पकाने को रसोई गैस, न डीजल, न पेट्रोल, न बिजली, और ये सब बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, जबकि आबादी है 2.25 करोड़। इसका कारण बताने के लिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और देश का एक मजबूत जनादेश को एक बार फिर सामने रखते हैं। और समझिए, श्रीलंका में आज आटा 500 रुपए किलो है, चीनी भी 500 रुपए, बच्चों का दूध पाउडर जो है वो 2000 रुपए, गैस सिलेंडर 4000 रुपए, टमाटर, गाजर, भिंडी सबका भाव 200 के पार है। दूध, पाउडर, चीनी, चावल, आलू, ब्रेड, मिर्ची, टमाटर, गाजर सभी चीजों के दाम आसमान वहां छू रहे हैं। कारण यह है कि वहां सरकार नहीं, एक खानदान की सरकार, कहने को चुनी हुई, लेकिन देश पर पूरी तरह राजपक्षे खानदान का कब्जा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट में राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। उसका ताजा उदाहरण है श्रीलंका। वहां प्रधानमंत्री हैं महेंद्र राजपक्षे, पूरे खानदान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता यही राजपक्षे साहब हैं। इनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति हैं। सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे हाल ही में वित्त मंत्री बने थे, और वो भी बिना चुनाव लड़े। भाइयों में जो सबसे बड़े हैं चमल राजपक्षे, वो सिंचाई मंत्री थे। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे के बेटे नवल खेल मंत्री थे, और सबसे बड़े भाई चमल के बेटे शशींद्र भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। इन सब लोगों ने अब इस्तीफा दे दिया है जनता के गुस्से से बचने के लिए। राजपक्षे खानदान ने भ्रष्टाचार, लूट, मनमानी के जरिए बेहिसाब पैसा बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। देश के लोगों का जीवन कैसे बेहतर होगा, विकास कैसे होगा, इसके बारे में कभी चिंता नहीं। नतीजा यह हुआ कि जब कोरोना आया और श्रीलंका में सैलानियों का आना जाना बंद हुआ, तो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी। श्रीलंका में आमदनी का बहुत बड़ा जरिया टूरिज्म, चाय के कारोबार पर भी असर हुआ। इस हालत से निपटने के लिए न नीतियां तैयार की गई और न ही कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी। नतीजा यह हुआ कि देश में हालत खराब होने लगी और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा। हर देश फॉरेन करेंसी में ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करता है। ऐसे में जब देने के लिए करेंसी ही नहीं रहेगी तो खरीदेंगे क्या? जैसे देश की जीडीपी आर्थिक सेहत का पैमाना है, वैसे ही उसकी करेंसी की ताकत विदेशी मुद्रा भंडार से तय होती है। नतीजा यह है कि $1 के मुकाबले भारत का करीब 76 रुपया बनता है, तो पाकिस्तान का 182 और श्रीलंका का 318 रुपए। जी हाँ, श्रीलंका के लोग आपे से बाहर हैं, वो भूख से तड़प रहे हैं, रोज नर्क भोग रहे हैं। इसका कारण है कि उन्होंने देश का भला चाहने वाले दल या नेता को वोट नहीं, बल्कि एक खानदान को वोट दिया। इसीलिए क्योंकि वो उनकी नजर में बहुत बड़ा परिवार था। श्रीलंका पर फरवरी तक $12.55 बिलियन का कर्ज है। इसमें से करीब 4 बिलियन उसे इसी साल चुकता करना है। अभी तक चीन उसका हमदर्द बना फिरता था, लेकिन श्रीलंका ने जैसे लोन माफ करने की बात कही, उसने भी मना कर दिया। जिस चीन के लिए महेंद्र राजपक्षे ने भारत से दूरी बनाई, आज वही भारत, गौर कीजिएगा, वही भारत श्रीलंका में मदद भेज रहा है। चावल, डीजल, पैसा, सब कुछ भारत की तरफ से जा रहा है। अब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल और रुचिका भगत हैं अर्थशास्त्री। जिंदल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल साहब, मैंने वैसे बहुत समझाने की कोशिश की है कि एक बेहतर सरकार, एक मजबूत सरकार और एक मजबूर सरकार देश को कैसे संकट में डाल देते हैं और संकट वाले देश को भी कैसे विकास के रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप इसे और बेहतर समझा पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। जो जिस लाइन पे आप चल रहे हो, बिल्कुल मैं उसे इंडोर्स करता हूं। आज देखिए, हिंदुस्तान पे 2 साल कोरोना रहा। कोरोना से अभी हम उभरे भी नहीं थे। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और हम सब जानते हैं, अनुराग आप तो बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, आप अच्छे से जानते हैं क्रूड ऑयल हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। $139 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड टच कर गया था, अभी भी $105 पर बैरल है। उसके बावजूद कैलेंडर ईयर 2022 में, कैलेंडर ईयर 2022 में, ये आकाश जिंदल के डेटा नहीं है, आकाश जिंदल .in का डेटा नहीं है, दुनिया कह रही है इस कैलेंडर ईयर में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 9.1%। पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ, अभी तो पाकिस्तान का डेटा दिया, 3.5% एक्सपेक्टेड है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ 3% एक्सपेक्टेड है, यानी यूरोप से
3 गुना तेजी से ज्यादा हम बढ़ने वाले हैं। अमेरिका जो रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है दुनिया की, उसकी जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 3.5%। 2 साल हमने कोरोना के झेले। हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मैं सैल्यूट करूंगा। पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करने का टारगेट दिया, पूरे कंट्री को वैक्सीनेट कर रहे हैं हम। गरीब भाई बहनों को दिक्कत आई, उनके लिए फ्री अनाज दिया। उसके बावजूद ये ग्रोथ, और ग्रोथ का सबसे बढ़िया बैरोमीटर मैं मानता हूं, दुनिया भर के लोग आज हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो या खुद चाइनीज हो। कहां इन्वेस्ट करते हैं? हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में। सेंसेक्स आज भी, हमारा हिंदुस्तानी सेंसेक्स आज की डेटा ले 60,000 से ऊपर स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ। वहीं आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में हालत क्या है? फ्यूल उनके पास नहीं है, फूड उनके पास नहीं है, मेडिसिन उनके पास नहीं है, उनके पास इलेक्शन उनके पास नहीं है। हालत क्या है? इन्फ्लेशन 18% इन्फ्लेशन है वहां पे। हालत क्या है? 294 श्रीलंकन रुपये का $1 आ गए। बहुत खराब हालत है। फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। कंट्री बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के हाल करें, पाकिस्तान के इतना कर्जा है, कर्जा वापस करना तो छोड़िए, उसका इंटरेस्ट देना भी पाकिस्तान के बस में जी। 184 पाकिस्तानी रुपए का $1 है। और पाकिस्तान का सबसे जो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी, चाइना की मदद से लगने वाला सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जी, आज फेल्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। चाइना, जिसकी आपने भी बात की, जिसको पाकिस्तानी और श्रीलंकाई दोनों बहुत प्यार करते थे, दोनों कंट्रीज को बर्बाद करने में चाइना का काफी हद तक आते हैं। आकाश जिंदल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रुचिका भगत जी, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हमारे दोनों पड़ोसी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। जो देश उनका साथ देते थे वो देश भी उनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। अभी हमने दिखाया किस तरीके से भारत मदद पहुंचा रहा है श्रीलंका को। एक बेहतर अर्थव्यवस्था, एक बेहतर स्ट्रेटेजी। संकट तो सभी देशों ने झेला, पाकिस्तान में भी कोरोना था, हिंदुस्तान में भी कोरोना था, श्रीलंका में भी था, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर लगातार डटा हुआ है और श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। अगर आप देखें थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें, कोरोना की मार सबको एक बराबर पड़ी। सिर्फ फर्क क्या था? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का फर्क था, आपकी फॉरेन पॉलिसीज का फर्क था, आपकी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी का फर्क था, आपकी गवर्नमेंट ने किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया। क्या गवर्नमेंट ने सही स्टेप उठाए सही टाइम पे, या गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कई सरकारें तो ऐसी थी, जैसे हम श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, वो लोग बाहर से फॉरेन लोन लिए जा रहे थे। सिमिलरली चाइना से क्या था? चाइना से उन्होंने लोन लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुई नहीं, उनके हाथ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी चला गया और वो लोन का जो बर्डन था वो बढ़ता गया दिन पर दिन। अब इस समय इतना बर्डन है उनके ऊपर लोन का कि उनका 85% ऑलमोस्ट रेवेन्यू जो है वो लोन रिपेमेंट में चला जाता है। तो अगर आप 85% अपना रेवेन्यू का लोन पे करेंगे तो आप अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को कैसे डेवलप करेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका मेजर चंक जो है बिजनेस, जो आपका रेवेन्यू है वो सारा का सारा तो आपका बाहर चला गया इंटरेस्ट रिपेमेंट में, लोन रिपेमेंट में, और दूसरी तरफ वो भी पे नहीं कर पाए तो चाइना ने क्या किया? वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले लिया। तो आपके हाथ में तो इस तरह से है कि मकान आपका है, उसके अंदर का सारा साजो सामान जो है वो चाइना का है। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं जी। तो ये बहुत बुरी मार पड़ी है इस बारी श्रीलंका को और पाकिस्तान को जी। आकाश जी और रुचिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। अब दर्शकों को यह भी बता दें कि सरकारें जो है तो स्थायी होती हैं, तो विकास और समाज कल्याण की योजनाएं गति पकड़ती हैं, आमदनी के रास्ते बढ़ते हैं, उद्योग धंधों के पनपने की गुंजाइश पैदा होती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान दुनिया की मजबूत इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा है। देश में विकास, बेहतरी के साधन तेजी से खड़े हो रहे हैं। कोरोना के 2 साल ने मारा नहीं होता तो ये स्थिति और बेहतर होती। कौशल विकास के जरिए 5 करोड़ नौजवानों को ट्रेंड किया गया। 7 नए IIT और 7 नए IIM खुले। इसी तरह देश में 15 एम्स या तो खुल चुके हैं या फिर खुलने की प्रक्रिया में हैं। मोदी के अब तक के 8 सालों में 62 नए एयरपोर्ट शुरू हुए। ये सब कुछ गरीबों को राशन, रसोई गैस, शौचालय और पक्के मकान के अलावा है। सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों के लिए बनाए और आज देश के सारे गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।
आकाश जिंदल हमारे साथ हैं, रुचिका हमारे साथ हैं। आकाश जी, बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना जितना आसान नजर आता है, ये उतना ही बड़ा चैलेंज होता है। आपको लगता है कि भारत ने यह काम पिछले 8 सालों में बेहतर ढंग से किया है? बहुत बेहतर ढंग से किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। आज की तारीख में बुनियादी सुविधाएं, चाहे रसोई गैस हो, चाहे टॉयलेट हो, उनको आइडेंटिफाई किया गया, लोगों तक पहुंचाने का काम पूरी जिम्मेवारी से किया गया, डिलीवरी की गई, इंप्लीमेंटेशन की गई। और ओवरऑल ग्रोथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब के थीम देखिए, बीइंग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। अब श्रीलंका में कहां गलतियां हुई? श्रीलंका ने वही गलतियां की जो मैं यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की अचीवमेंट्स मानता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या किया? दुनिया के ग्लोबलाइजेशन को पहचाना, ग्लोबलाइजेशन को पहचान के आईटी बीपीओ में हिंदुस्तान को और तरक्की दी। मैन्युफैक्चरिंग, वो देख रहे थे कि वहां हिंदुस्तान ने उतनी तरक्की नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पूरी जान फूकी, तभी ये सारी चीजें हैं। बीइंग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। पिछले हफ्ते अनुराग बिताया है, एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी हमने अचीवमेंट की है। तभी तो जो है प्रधानमंत्री मोदी का स्लोगन चल रहा है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं दुनिया सारी ये जान रही है, पहचान रही है। और अब आने वाले 5 साल में अगेन ये आकाश जिंदल ने दुनिया कह रही है, वील बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। आज भी हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th के बहुत करीब है, 5th तो किसी भी दिन बन जाएंगे। तो हिंदुस्तान की तरक्की सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया यहाँ की ग्रोथ देख रही है। डिफेंस के अंदर देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर कितनी हमने तरक्की की है। उसके अलावा आप देखिए, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया के हर कोने से लोग हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मैंने आपसे बात की, 60,000 से ऊपर हमारा सेंसेक्स है। वो भी तब जब कोरोना, जनवरी के लास्ट हफ्ते तक मैं कोरोना के शोज कर रहा था। मार्च के अंदर सब जगह बात हो रही थी कि कितना क्रूड ऑयल हिंदुस्तान को नुकसान दे सकता है, क्योंकि 75 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं। तब भी दुनिया का विश्वास हमें देखें, दुनिया का कॉन्फिडेंस हमें देखें, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत लीडरशिप है जिसने दुनिया को समझा है, पहचाना है, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ को पहचाना है, और जहां जहां स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मजबूती के साथ आज की तारीख में हम काम कर रहे हैं। तो आई थिंक क्लियरली दिख रहा है। पाकिस्तान में देखिए जो हालत है, नो कॉन्फिडेंस वोट जब होनी थी, तो वर्ल्ड की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसी टाइम पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े हुए कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग रहेगी कि नहीं रहेगी। अब देखिए वहां पे क्या हालात चल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसकी वजह से इकोनॉमी का कितना नुकसान होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कोई होगी नहीं, केयर टेकर सरकार है, क्या काम करेगी क्या नहीं। श्रीलंका में तो ग्रोथ आप आज की तारीख में भूल ही जाइए, जबकि हिंदुस्तान बदस्तूर ग्रोथ कर रहा है। और लास्ट ईयर ही आप देखिए जी, आज के हिसाब से भी देखिए, दिवाली के अंदर इतनी अच्छी बाइंग और इतनी कंजम्पशन का डेटा आया कि दुनिया बात कर रही थी हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बाउंसिंग बैक कैपेबिलिटी की, रेजिलियंस कैपेबिलिटी की, दुनिया बात कर रही थी। ये तो हुआ क्या कि दिसंबर जनवरी में फिर ओमिक्रॉन आ गया, तो कहीं पे ग्रोथ पे, क्योंकि एक ग्लोबल इशू था, उसकी वजह से थोड़ी रुकावट आ गई। अदरवाइज दिवाली पे जिस तरह की बाइंग आई थी, तो हिंदुस्तान की तरक्की उसी से दिख रही थी। अब देखिए जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया 3 दिन पहले, बम्पर जीएसटी कलेक्शन आज की तारीख में हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देश का आम आदमी, देश का आम टैक्स पेयर भी देश की इकोनॉमी के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है, दिखरा रहा है। और वही चीज जो है पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हमें दिखा रही है। आज देखिए हमसे जो भी हैं उनसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। हमसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उनका जीडीपी ग्रोथ देखिए, हम तो उनसे भी आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, अब तो कोई मुकाबला ही नहीं इनसे। हमसे जो बड़ी इकोनॉमीज है उनसे कहीं ज्यादा फास्ट परसेंटेज टर्म्स में हमारा जीडीपी ग्रोथ है। जी, रुचिका भगत जी, देखिए अर्थव्यवस्था और विदेश नीति किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए 2 पैर हैं महत्वपूर्ण, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद इमरान खान मान चुके हैं कि भारत की विदेश नीति का जो लोहा है वो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। और अब आकाश जिंदल साहब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा भारत अर्थतंत्र की मजबूती के मामले में।
रुचिका जी। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी ये दोनों पैरेलली चलती हैं। अभी अगर इस समय आप करेंटली देखें इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया के यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, साइमल्टेनियसली रशिया के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। इनफैक्ट रशिया जो है इस समय आप सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल भारत को सस्ते दाम पे दे रहा है। इससे 35 USD पर बैरल के हिसाब से सस्ता दे रहा है। इनफैक्ट शिपिंग भी दे रहा है और साथ में इंश्योरेंस कॉस्ट भी वही बेयर कर रहा है। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साइमल्टेनियसली हम देखिए हमारा अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे यूएसए टाइप है हमारे, तो हमारे को अमेरिका ने भी हर सपोर्ट दिए, इनफैक्ट कभी भी बैकआउट नहीं किया है अगर हमें कहीं पे भी कोई इश्यूज आते हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हैं कि हम जो दुश्मन देश हैं उनके बीच में भी दोनों के बीच में बराबर दोनों से दोस्ती निभाए हुए हैं हम लोग। जी चलिए, बहुत विस्तार के साथ आपने बातचीत की और विश्लेषण अपना प्रस्तुत किया। आकाश जिंदल जी और रुचिका भगत जी, आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ, क्योंकि खबर अभी बाकी है इसीलिए जागते रहो। आज के एडिशन में फिलहाल हम यहां पर विराम ले रहे हैं, लेकिन कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी खबरों को लेकर, खबरों के पीछे की खबरों को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।